चाहिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ये जो हम लोग सारी की सारी करेक्शन के रूल्स पढ़ रहे हैं ना, सारी की सारी ग्रामर पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग उसको एक ऑब्जेक्टिव तरीके से लेके चल रहे हैं। लेकिन यू मस्ट रिमेम्बर कि आपका सेंटेंस करेक्शन का जो पार्ट है ना प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर के अंदर, दैट इज ओनली ऑफ मैक्सिमम 10 मार्क्स। 5 सेंटेंसेस करेक्ट करने होंगे और वो आपके 10 मार्क्स के होंगे। उसके अलावा जो सारे का सारा आपका काम है ना वो लिखने का है। आप नोट करो, आपने कंपोजिशन के सॉरी जो आपका कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज है उसमें आपने क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। यू योर सेल्फ विल क्रिएट योर सेंटेंस। आपको एग्जामिनर को पहले से सेंटेंस लिख के नहीं देगा कि इसको आप करेक्ट कर लो। तो आपने वो खुद लिखना होगा, और खुद लिखने के काबिल अब तब होती हो जब आप मल्टीपल टाइम्स उस प्रोसेस से गुजरते हो, उसको एक्सरसाइज करते हो, रीडिंग करके उसको समझने की कोशिश करते हो। देन योर ट्रांसलेशन पैराग्राफ, योर प्रेसी पैराग्राफ, सो द होल पेपर, एंड देन द रेस्ट ऑफ द 11 पेपर्स एज वेल। उसके अंदर ऑब्वियसली आपने लिखना है, और जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आती होगी लिखा नहीं जाएगा। दूसरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से मुझे बहुत परेशान नजर आते हैं कि मैम क्या इंग्लिश बहुत ही मुश्किल है, या पास होता है या नहीं होता। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, करेक्ट इंग्लिश से आपका एग्जाम पास हो जाता है, आप एलोकेट भी हो जाते हो। ठीक है, तो आपने कोई किसी बुक का ऑथर बन के नहीं दिखाना एग्जामिनर को। द मैक्सिमम यू नीड टू डू इज टू मेक योर पॉइंट क्लियर टू द एग्जामिनर। अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, अगर ग्रामर के रूल्स गलत इस्तेमाल किए होंगे, तो देयर इज देयर इज अ ग्रेटर चांस दैट द एग्जामिनर विल नॉट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड द पॉइंट यू आर ट्राइंग टू मेक। तो पास हो जाते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। तो ये कोशिश करो कि एटलीस्ट अपने इंग्लिश को करेक्ट बना लो, और वो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आई थिंक काफी डिस्क्लेमर्स हो गए हैं। आपके साथ मैं अब शेयर कर देती हूँ आपका टेंसेस का लेक्चर। अच्छा, लेक्चर 1 में आपके पास मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 12 टेंसेस हैं। अच्छा, दूसरी चीज कि जो भी आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो मैटर करता है। एक ये, इट हैज टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट टाइमिंग वाइज। पास्ट का है तो उसके रूल्स इस्तेमाल करो, प्रेजेंट का है उसके रूल्स इस्तेमाल करो, फ्यूचर का है उसके रूल्स इस्तेमाल करो। चलो, वो आपको समझ आ जाता है। जब आप वो रूल्स याद कर लेते हो आप सेंटेंस करेक्शन कर लेते हो। बट देन देर इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग जिसकी समझ स्टूडेंट्स को नहीं आती है, कि एक सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होने के बावजूद किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में गलत हो सकता है। उसकी वजह क्या है कि दैट सेंटेंस इज नॉट डिलीवरिंग द मीनिंग विच इज इंटेंडेड। जो बात आप करना चाह रहे हो वो डिलीवर नहीं हो रही, सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, सेंटेंस की टोन क्लियर नहीं हो रही, वो उस कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल नहीं है। तो ये चीजें, इसकी एग्जांपल्स आगे आएंगी तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समथिंग बीइंग ग्रामेटिकली करेक्ट एंड उसका फिर जब मीनिंग आपने चेंज करना होता है तो फिर आप किस तरीके से करते हो। सबसे पहले आपके पास है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल को अगर आप देखो तो इसमें आपको 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। नंबर 1 इज उमर गोज विद हिज फ्रेंड्स फॉर ग्रुप स्टडी। नंबर 2 है आई गो टू द जिम एट 7 PM। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल आप तब करते हो बेसिकली जब आपने एक प्रेजेंट टाइम की बात करनी है, लेकिन आप एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे होते हो या एक ऐसे इवेंट की बात कर रहे होते हो विच इज रेपिटेटिव इन नेचर। अक्सर हम लोग कहते हैं कि जो उर्दू में जिन सेंटेंसेस के एंड पे ता है ती आता है ना, वो ये करता है, वो खाता है, वो पीता है। तो खाता है, पीता है, करता है का मतलब है कि ही इज रेपिटेटिवली डूइंग दैट थिंग। उसकी एक रूटीन है वो काम करने की। वो स्कूल जाता है तो मतलब जाता रहता है, वो जिम जाता है तो मतलब जाता रहता है। राइट? तो इस तरह की किसी भी सेंटेंस के बारे में, इस तरह की किसी भी सिचुएशन के बारे में जब आप बात करोगे तो यू विल यूज simple first form of verb, go या goes, depending on if your subject is singular or plural। उसके बारे में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले लेक्चर के अंदर डिटेल में बात की है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप क्या करोगे, एस ई एस का इजाफा करोगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। प्लूरल होगा तो यू विल जस्ट यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एडिंग एस और ई एस। राइट? तो यहाँ पर आप देखो, एक और बेसिक सेंटेंस का रूल क्या होता है कि सेंटेंस में ऑर्डर क्या होता है। आपका सब्जेक्ट सबसे पहले आता है सेंटेंस के अंदर, उसके बाद आपका एक्शन आता है या आपका वर्ब आता है। ठीक है, और उसके बाद आपका एक्शन आता है, सॉरी, आप उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, किसके लिए जाता है? ग्रुप स्टडी के लिए जाता है। और फिर बीच में आप कनेक्टिंग वर्ड्स या प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हो उन चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। राइट? विच कैन ऑब्वियसली बी डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस। कंजंक्शन का इस्तेमाल, कंजंक्शन क्या होता है? एंड का फॉर एग्जाम्पल इस्तेमाल।
तो उनको आप कनेक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हो, बट दिस इज द रूल कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, राइट? तो सिंपल जो है ना टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, अनदर थिंग अबाउट दैट इज कि दिस इज द ओनली टेंस ऑफ ऑल द टेंसेस जिसके अंदर आप कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं? डू, डज, एम, आर, इज, राइट? तो इस तरह की सिंपल सेंटेंस में अगर एक वो सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव या इंटरोगेटिव नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहना हो ना कि उमर नहीं जाता अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी के लिए, फिर आप ये नहीं लिखोगे कि उमर नॉट गोज विद हिज फ्रेंड्स, फिर आप लिखोगे उमर डज नॉट गो विद हिज फ्रेंड्स। नेगेटिव या क्वेश्चन जब आ जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, देन यू ऑब्वियसली यूज अ हेल्पिंग वर्ब इन द फॉर्म ऑफ डू और डज। अदरवाइज आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसके अंदर एक ही रूल है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, दैट्स ऑल एंड दैट्स इट, ठीक है। अब आपने ये फर्क खुद हमेशा देखना है जब आप कोई जुमला लिखने लगे हो कि ये कोई रेपिटेटिव एक्शन की बात कर रही हो, ये किसी वन टाइम एक्शन की बात कर रहे हो, या एग्जैक्ट प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो, वो आपने खुद उस चीज का ख्याल रखना है। इसी तरह अगर आप सिंपल पास्ट को देखो तो आपने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन, ठीक है। तो सिंपल पास्ट के अंदर आप फर्स्ट या थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते, आप सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हो। उमर वेंट विद हिज फ्रेंड्स फॉर ग्रुप स्टडी येस्टरडे। नाउ इन कंट्रास्ट विद द प्रेजेंट जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि वो आपका एक रिपीटेटिव एक्शन या रूटीन होती है, when we talk about simple past that can be a one time thing, as you can see in this sentence that Umar went with his friends for group study yesterday. पास्ट में मोस्टली जब हमने रिपीटेटिव एक्शन की बात करनी होती है ना, तो हम लोग यूज टू का वर्ड ऐड करते हैं। ही यूज टू गो विद हिज फ्रेंड्स फॉर ग्रुप स्टडी, कि वो जाया करता था या जाता था, राइट? लेकिन पास्ट में जब हम लोग सिंपली डायरेक्टली सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज मोस्टली अ वन टाइम थिंग। आई वेंट टू द जिम एट 7 PM, मैं जिम गई 7 बजे, राइट? तो इस तरीके से पास्ट में भी जब आप नेगेटिव या इंटरोगेटिव में जाते हो तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरीके से चेंज होता है कि आप डू नॉट की जगह डिड नॉट का इस्तेमाल करते हो, और डिड का ही इस्तेमाल करते हो, कोई SES वाली गेम नहीं है, ठीक है। उमर डिड नॉट गो विद हिज फ्रेंड्स। वन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रूल टू रिमेंबर इज, जो कि अभी तक बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता, कि पास्ट के अंदर भी आप सिंपल सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करते हो, बट एज सून एज यू स्विच टू नेगेटिव और इंटरोगेटिव, तो जब आप डिड का इस्तेमाल करते हो ना, तो डिड के साथ आपने हमेशा हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, डिड नॉट वेंट नहीं आएगा, डिड नॉट गो आएगा। अक्सर आपने देखा होगा हम लोग लिखते हैं आई डिड नॉट न्यू दैट, गलत होता है, आई डिड नॉट नो लिखना है, ठीक है। तो पास्ट के अंदर रूल नंबर 2 इज दैट एज यू गो टू द नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, आप डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को दोबारा से इस्तेमाल करते हो, राइट? फ्यूचर में आप सिंपली विल का इस्तेमाल करते हो। शेल का इस्तेमाल भी होता था पहले, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में द यूज ऑफ शेल हैज बिन एलिमिनेटेड बाय अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। अब शेल का इस्तेमाल उस तरह से नहीं होता, अब विल का इस्तेमाल ही करते हैं। उमर विल गो विद हिज फ्रेंड्स, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है जी फ्यूचर में विल के साथ। आई विल गो टू जिम एट 7 PM। तो ये तीन बहुत ही सिंपल से आपके टेंसेस यहाँ पर होंगे जो कि आई होप सबको पता थी, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली आपको एक इंट्रोडक्टरी वो देना जरूरी है। दूसरा आपके पास है जिसको प्रोग्रेसिव टेंसेस कहते हो या कंटिन्यूस टेंसेस कहते हो, ठीक है। इनके रूल्स, इनके हेल्पिंग वर्ब, इनकी फॉर्म ऑफ वर्ब तो आपने याद करनी ही करनी है, बट द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड इज कि आप किस सिचुएशन में किस टेंस का इस्तेमाल करोगे। मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर रटा लगा लोगे हेल्पिंग वर्ब्स को, फॉर्म्स ऑफ वर्ब को, तो सेंटेंस करेक्शन तो कर लोगे, लेकिन जब लिखने बैठोगे तो समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे डू लिखना है, हैव लिखना है, हैड लिखना है, हैव बिन लिखना है, क्या करना है। तो उसके लिए बार बार इनको देखना जरूरी है और गौर से सुनो कि मैं क्या बता रही हूँ कि कौन सा टेंस किस सिचुएशन में इस्तेमाल करोगी, किन सर्कमस्टांसिस में इस्तेमाल करोगी। तो पास्ट और प्रेजेंट में मैंने आप सिंपल प्रेजेंट में मैंने आपको बताया दैट इज मोस्टली अ रूटीन थिंग, दैट इज मोस्टली अ रेपिटेटिव एक्शन। पास्ट में मैंने आपको बताया दैट इज मोस्टली वन टाइम थिंग, वन टाइम एक्शन, हैपेंड इन द पास्ट, खत्म हो गया वो एक्शन, right? And if you want to imply that the specific action in consideration,
was repetitive, तो आप उसके साथ used to का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंसेस क्या होते हैं? अब ये इम्प्लाई करती हैं कि जो एक्शन की आप बात कर रहे हो ना, वो अभी ऑन गोइंग है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, दैट इज हैपनिंग राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ आई एम टीचिंग, तो यहाँ पर मैंने डेफिनेटली कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल करना है, राइट। प्रेजेंट कंटिन्यूस, सबसे पहले आयशा इज प्रिपेयरिंग फॉर हर टेस्ट, ठीक है। तो इसमें आप दो चीजें नोटिस करो कि एक तो ये बिल्कुल अभी इस मोमेंट में हो रहा है, शी इज प्रिपेयरिंग, ठीक है। दूसरी चीज आप इसमें देखो कि आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी एड किया है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, जहां भी कंटिन्यूस टेंस आता है, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, जहां पर भी एक एक्शन ऑन गोइंग होगा या एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन्वॉल्व होगा, वहां पर आपने हर हाल में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करना है, राइट। बट उस जरूरी नहीं है कि हमेशा आई एम गोइंग आए, वो डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि आई हैव बिन गोइंग आएगा या आई एम गोइंग आएगा। उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है वो अभी अगले टेंस में मैं आपको वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो राइट नाउ समथिंग, एनीथिंग विच इज हैपनिंग राइट नाउ इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड द एक्शन हैज नॉट बीन completed yet, for that situation you will always use the present continuous tense. past continuous के अंदर देखो, उसमें भी फर्क ये है कि वो पुरानी बात हो गई है, लेकिन उसमें भी आप एक स्पेसिफिक मोमेंट की, एक स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हो, और उस वक्त वो एक्शन अभी कंप्लीटेड नहीं था, वो अभी इन कोर्स था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको लास्ट टाइम भी जब मैंने ये लेक्चर दिया था, मैं आपको इस तरह की कुछ डेली लाइफ से एग्जांपल्स दी थी कि फॉर एग्जांपल आप कल किसी के घर इनवाइटेड थे और आप नहीं गए, और आज आप उनसे मिलते हो और वो आपसे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं आए, तो वो ऑब्वियसली दे आर टॉकिंग अबाउट दैट स्पेसिफिक टाइम एट विच यू वर इनवाइटेड एंड यू डिडंट गो। तो आप उनको जवाब दोगे कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई टेस्ट, बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट एट दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, ठीक है। तो आप उसमें ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी इस्तेमाल करोगे। फर्क क्या आएगा कि आप एम की जगह वॉज का इस्तेमाल करोगे। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट एट दैट टाइम या इन यस्टरडेज इवनिंग, राइट। फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर आप क्या करते हो कि विल का इस्तेमाल तो होता ही होता है, उसके साथ आप बी का इस्तेमाल करते हो। जिस तरह प्रेजेंट में इसका इस्तेमाल हुआ या एम का इस्तेमाल हुआ, पास्ट में वॉज का इस्तेमाल हुआ, इसी तरह फ्यूचर के अंदर आप विल का इस्तेमाल करते हो और उसके साथ बी ऐड कर देते हो। आयशा विल बी प्रिपेयरिंग फॉर हर टेस्ट एट नाइट, ठीक है। तो इट इज सॉर्ट ऑफ प्रिडिक्शन। मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ आई विल बी स्लीपिंग एट नाइट, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप जो है वो इस तरह का सेंटेंस इस्तेमाल करते हो, विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। अब इसमें एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? इफ यू सी सम सेंटेंसेस, शी इज अ वेरी केयरिंग पर्सन। अब यहाँ पे आप देखो, देयर इज केयर जो है ना, वो आपके पास एक वर्ब भी होता है, लेकिन जब आप केयरिंग की बात करते हो तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एंड पे जब आईएनजी आता है ना, तो इसका मतलब है कि वो एक एडजेक्टिव है, ठीक है। दैट इज नॉट ऑन गोइंग एक्शन, दैट इज सिंपली एन एडजेक्टिव, अ क्वालिटी ऑफ ए पर्सन। तो इन दिस स्पेसिफिक केस, शी इज अ वेरी केयरिंग पर्सन इम्प्लाइज कि वो एक बहुत ख्याल रखने वाली इंसान है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑन गोइंग एक्शन की बात नहीं होगी। तो सम वर्ड्स which end with ing are adjectives rather than verbs, and in that case the sentence does not represent an ongoing action, right? एक और इसकी एग्जांपल है, लेट मी नो इफ यू आर विलिंग टू टेक द टेस्ट टुमारो। तो इस केस में भी विलिंग जो है वो आपके पास ऑन गोइंग एक्शन नहीं है, विलिंग जो है वो आपके पास एक एडजेक्टिव या एक मॉडिफायर है, राइट। उसके बाद आपके पास, आपने बात कर ली सिंपल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की, आपने बात कर ली प्रोग्रेसिव प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की। जहां से थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेट होना शुरू होती हैं और कंफ्यूजिंग होना शुरू होती हैं, वो होती हैं परफेक्ट टेंसेस से। नाउ व्हेन एंड व्हाई डू यू यूज द परफेक्ट टेंसेस? अच्छा, परफेक्ट, सबसे पहली बात कि परफेक्ट का लफ्ज जहां पे इस्तेमाल होते हैं वहां उसका मतलब है कि द एक्शन हैज बिन कंप्लीटेड, इट इज बिन डन, या फिर उसका मतलब ये होता है कि इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इन द पास्ट
लेकिन वो खत्म हुआ है या नहीं हुआ अभी तक इज अनदर थिंग। ठीक है, और उसको फिर हम लोग फर्दर डिफ्रेंशिएट करते हैं सिंपल परफेक्ट से या परफेक्ट कंटिन्यूस से के इस्तेमाल से। ठीक है, फिर वो डिफरेंस उन दोनों में आता है कि वो एक्शन अभी तक कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। बट देयर इज वन थिंग, देयर इज वन रूल अबाउट द परफेक्ट टेंस कि जो भी एक्शन अंडर कंसिडरेशन है वो स्टार्ट पास्ट में हुआ है। उसकी एग्जांपल्स किस तरह से आप देखो, प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आप देखो तो हम लोग हैज या हैव के हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, प्लस पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो आप हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। इसकी एग्जांपल्स अगर आप देखो तो एग्जांपल नंबर वन इज ही हैज गॉन टू स्कूल। आपने हैज का इस्तेमाल किया, आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की, गो, वेंट, गॉन। अब इसका मतलब क्या है कि वो स्कूल चला गया है, ये एक्शन, अब तो वो स्कूल जा चुका है ना, एक्शन स्टार्ट हुआ पास्ट में, राइट? लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो अभी तक एप्लीकेबल है। नाउ दिस सेंटेंस implies that the person in question has not returned from the school yet, कि वो स्कूल चला तो गया है लेकिन अभी तक स्कूल ही है। ठीक है, तो तीन चार केसेस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। एक केस ये हो सकता है कि एक्शन स्टार्ट पास्ट में हुआ बट दैट रिमेन्स ट्रू इन द प्रेजेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान हैज वन द T20 वर्ल्ड कप, वन की जगह लॉस्ट कर लो। ठीक है, पाकिस्तान हैज लॉस्ट द T20 वर्ल्ड कप। नाउ दिस एक्शन इम्प्लाइज कि ये बिल्कुल अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है ना उसकी बात है, और अभी तक उसके बाद कोई और वर्ल्ड कप नहीं हुआ, कोई और T20 मैच नहीं हुआ। ठीक है, तो जब भी आपके पास हैज हैव का इस्तेमाल आता है ना, प्रेजेंट में परफेक्ट का इस्तेमाल आता है, तो इसका मतलब है ये इवेंट पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन ये बिल्कुल रीसेंट है, इतना रीसेंट है कि आप उसको प्रेजेंट में इंक्लूड कर सकते हो, राइट? दूसरी सिचुएशन ये है कि वो काम कंप्लीट तो हो गया है, फॉर एग्जाम्पल ही हैज गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा तो चुका है लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो अभी तक, दैट इज ट्रू इन द प्रेजेंट मोमेंट एज वेल, ही हैज नॉट येट रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। तीसरा सेंटेंस देखो, आई हैव डन माई होमवर्क। ठीक है, नाउ दिस इज सो रिसेंट दैट इट कैन बी कंसिडर्ड प्रेजेंट। अब आप इमेजिन करो कि जब भी कोई बच्चा बात करता है ना कि आई हैव डन माई होमवर्क, तो वो कभी भी परसों की या कल की बात नहीं कर रहा होता। इसका मतलब है कि वो आज की बात कर रहे हैं, जो आज उसको होमवर्क मिला हुआ था उसकी बात कर रहे हैं, राइट? तो ये बिल्कुल रीसेंट चीज है और उसका इम्पैक्ट जो है वो अभी तक, ना उसको उसके बाद कोई और होमवर्क अभी तक मिला है, ठीक है, और ना वो किसी पुराने होमवर्क की बात कर रहे हैं। ही इज टॉकिंग अबाउट द रीसेंट होमवर्क विच इज बिन डन नाउ, राइट? आई हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल सेंटेंस हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको इसमें डाला है। कभी कभी ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस या क्वालिटी बन जाती हैं, सो दे डोंट हैव टू बी वेरी रिसेंट। वो 10 साल पुरानी भी हों तो वो इस सिचुएशन में एप्लीकेबल होती है कि आप हैज हैव लगा के उनके साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब मैंने वो जिन जिन डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे भी, ये भी हो सकता है कि मैंने डिफरेंट कंट्रीज को डिफरेंट टाइम्स पे ट्रैवल किया हो, ये भी हो सकता है कि मैंने आज से 10 साल पहले अपना वो पूरा ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस जो है वो कंप्लीट कर लिया हो। बट द पॉइंट इज कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन मास्टर्स इन XYZ डिग्री फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी। सो वो मैंने चाहे 2015 में किया है चाहे 2020 में किया है, जब भी किया है वो मेरा लाइफ टाइम एक क्वालिटी बन गई है, मेरे इंट्रोडक्शन का पार्ट बन गया है, राइट? तो इन दैट केस ऑल्सो यू यूज हैज हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आपने क्या नहीं करना होता है इसके अंदर, किस सिचुएशन में आप इसको अगर इस्तेमाल करोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत कब होगा कि फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस देखो, आई हैव डन माई होमवर्क लास्ट मंथ, रॉन्ग। ठीक है, आप क्या लिखोगे इसकी जगह? कोई मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स में कि इसकी जगह अगर आप लास्ट मंथ के होमवर्क की बात कर रहे हो तो आप क्या सेंटेंस लिखोगे? Exactly, Salman Ali, that is exactly my question. That if we are talking about the homework of last month, तो हम किस तरह का सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि उसकी बात मैंने ऑलरेडी कर दी है। I had done, well, it is grammatically correct. मैं ये नहीं कह सकती कि ग्रामेटिकली आपको जुमला गलत है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट डिलीवर नहीं हो रहा।
यार आप सिंपली बोलोगे कि आई डिड माई होमवर्क लास्ट मंथ, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको सिंपल पास्ट की बात करते हुए बताया था कि जो भी एक वन टाइम इवेंट होता है और वो पहले का होता है, पास्ट का होता है, तो आप सिंपली उसमें या तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करती हो, तो डू की सेकंड फॉर्म जो है वो डिड है ना, आई डिड माई होमवर्क लास्ट मंथ, ठीक है। आबिदा चौधरी, आई डोंट नो आपने आंसर मेरे बताने के बाद दिया है ये पहले, बट योर आंसर इज राइट, इट इज करेक्ट। अच्छा, एक और एग्जांपल आप देख रहे हो, शी हैज बॉट अ न्यू कार इन 2018। अब यहाँ पर ना आप थोड़ी सी टाइम की रिलेटिविटी देखो कि आई हैव डन माई होमवर्क लास्ट मंथ रॉन्ग है। अगर मैं यही कहूँ कि आई हैव बॉट अ न्यू कार लास्ट मंथ, तो वो मेरे ख्याल से ठीक होगा, ठीक है, उसमें मीनिंग डिलीवर हो रहा है कि कोई भी बंदा जो है ना वो हर महीने नई कार नहीं लेता। कार्स यूजुअल टाइम फ्रेम ये होता है कि कोई बंदा चलो 6 महीने बाद कर लेता है, साल बाद कर लेता है, लेकिन आई थिंक इतना भी बेवकूफ कोई नहीं है कि हर 15 दिन बाद जो है वो कार चेंज करे। तो अक्सर आपकी एक्शन की जो एक्सेप्टेड या जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है उसके ऊपर भी आपके सेंटेंस का जो है वो टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन शी हैज बॉट अ न्यू कार इन 2018 इज रॉन्ग, ठीक है, 2018 में बहुत पुरानी बात होगी है। तो आप सिंपली उसकी जगह लिखोगे शी बॉट अ न्यू कार इन 2018। शी हैज बॉट, अगर आएगा शी हैज बॉट अ न्यू कार लास्ट वीक, तो वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। या सिंपली आप लिखते हो शी हैज रिसेंटली बॉट अ न्यू कार, वो भी ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग ना अपने पास नोटबुक पे रखो, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें जो हो जो मैं आपको वर्बली बताऊं और यहाँ पर मेंशन ना हो। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव एनकाउंटर्ड अ बिग प्रॉब्लम 2 months ago, अगेन रॉन्ग। 2 months is a very long time to have lot of problems। तो ये कोई बात नहीं है कि मैंने जी 2 महीने पहले एक प्रॉब्लम इनकाउंटर की है। 2 महीने बहुत लंबा टाइम है, ठीक है। ये आप लिख सकते हो कि आई हैव इनकाउंटर्ड अ बिग प्रॉब्लम, दैट इज करेक्ट, क्योंकि उसके अंदर आपको कोई एज सच फिक्स टाइम नहीं दिया हुआ। दैट सेंटेंस विल ऑटोमेटिकली इम्प्लाई कि मैं रिसेंट टाइम की बात कर रही हूँ, कि मैंने अभी अभी रिसेंटली एक नई प्रॉब्लम जो है वो इनकाउंटर की है। ठीक है। अब अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट को उर्दू में सुनना चाहते हो तो इट साउंड्स लाइक समथिंग, मैंने ये काम कर लिया है या मैं ये काम कर चुकी हूँ। ये जो दो सिचुएशंस होती है ना, ये जो दो सेंसेस होती हैं, ये बेसिकली इंग्लिश का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। मैंने खाना खा लिया है, आप ये नहीं कहते आई एट माई मील, आप कहते हो आई हैव हैड माई लंच या आई हैव हैड माई डिनर, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि डिफरेंट टेंसेस को इस्तेमाल करने से किस तरह सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने सामने एक सेंटेंस देख रहे हो, आई रोट द पॉइंट्स ऑन द बोर्ड। नाउ रोट implies दैट इट वाज अ वन टाइम एक्शन, वन टाइम थिंग, और पास्ट में हो चुकी है, ठीक है। अब सिंपल पास्ट का प्रॉब्लम ये है कि आपको एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस देख के समझ नहीं आता कि आप ये कब की बात कर रहे हो। मैंने बोर्ड के ऊपर पॉइंट्स लिखे, कुछ नहीं पता कब लिखे, कल लिखे, परसों लिखे, 1 महीना पहले लिखे, 1 साल पहले लिखे, वी नो नथिंग अबाउट दैट। सो देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। और दूसरी चीज ये है इसके बारे में कि यू डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दोज रिटन पॉइंट्स ऑन द बोर्ड आफ्टर दैट, ठीक है। आपको ये नहीं सर्टेनिटी होती कि वो जो एक्शन हुआ क्या वो अभी तक अनचेंज्ड है या नहीं है, क्या वो अभी तक अपनी उसी इंटैक्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो सिंपल पास्ट के अंदर देयर आर दीज लॉट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कि आपको समझ नहीं आती, ठीक है। The reader is unsure about the time sequence, as well as there is an element of uncertainty if they are still there on the board or not। ज्यादा इससे यही समझ में आता है कि लिखे थे अब नहीं, अब पता नहीं बोर्ड भी है या नहीं है, राइट। वर्सेस इफ यू सी द सेकंड सेंटेंस, उसके अंदर आपको दिया हुआ है आई हैव रिटन द पॉइंट्स ऑन द बोर्ड, विच एम्प्लाइज कि अभी फॉर एग्जाम्पल एक क्लास हो रही है आपके सामने और एक बोर्ड है, और कोई स्टूडेंट मुझे कहता है कि मैम मैंने ये पॉइंट्स नोट करने हैं, तो मैं आपको कहती हूँ कि आई हैव रिटन द पॉइंट्स ऑन द बोर्ड, यू कैन सी देम ऑन द बोर्ड एंड यू कैन नोट देम डाउन, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन इट इज क्लियर कि एक तो मैंने पॉइंट्स अभी लिखे हैं तो वो अभी तक लिखे हुए हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में मैंने आपको शुरू में एक बात बताई है कि वो एक्शन कंप्लीटेड है, कि मैंने बोर्ड के ऊपर पॉइंट्स लिख दिए हैं, ठीक है। अब मतलब आपको बोर्ड भरा हुआ नजर आ रहा है,
लेकिन दैट इज ट्रू इन द प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि अभी तक वो एक्शन चेंज नहीं हुआ या अनडू नहीं हुआ, अभी तक वो पॉइंट्स आपके बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं. तो दिस particular sentence, the sentence number 2, gives you a better idea of the time sequence, of the time frame, and also आपको ये भी समझ में आता है कि वो एक्शन जो है वो अभी तक ट्रू है, एप्लीकेबल, राइट. सॉरी. अच्छा, अब इन दोनों में प्रॉब्लम क्या है कि जब ये सेंटेंस करेक्शन में आएंगे ना, तो ये दोनों के दोनों आपके पास ग्रामेटिकली करेक्ट हैं. आई रोट द पॉइंट्स ऑन द बोर्ड इज नॉट ग्रामेटिकली रॉन्ग. आई हैव रिटन द पॉइंट्स ऑन द बोर्ड इज ऑल्सो ग्रामेटिकली करेक्ट इन इट्स ओन राइट. लेकिन जब आप इनको गलत सिचुएशन में लिख दोगे, जब आप गलत टाइम पे बोल दोगे, फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन इमेजिन करूं कि एक और सिचुएशन में आपको देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट कहता है कि मेरे तो पॉइंट्स मिस हो गए हैं, मैंने तो नोट डाउन नहीं किया. इन दैट केस मैं कह सकती हूँ कि आई रोट द पॉइंट्स ऑन द बोर्ड, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये है कि अब मैंने वो मिटा दी है और अब वो स्टूडेंट रो रहा है कि मैंने तो नोटबुक पे उनको नोट डाउन ही नहीं किया. तो दीज आर टू वेरी डिफरेंट सिचुएशंस एंड यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट वेयर यू कैन यूज देम. ठीक है. तो मैंने आपको बता दिया कि एक तो इसके अंदर सर्टेनिटी का प्रॉब्लम आता है, एक्शन की अनचेंज्ड या अनडू होने का प्रॉब्लम आता है, दूसरा टाइम फ्रेम का प्रॉब्लम आता है. तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट वेदर द एक्शन इज स्टिल ट्रू और एप्लीकेबल और नॉट. दूसरा ये कि टाइम क्लियर है या नहीं है. तो जब टाइम क्लियर नहीं होगा तो सिंपल पास्ट, आई रोट द पॉइंट्स ऑन द बोर्ड. जब आपने रिसेंट की बात करनी है तो आई हैव रिटन द पॉइंट्स ऑन द बोर्ड आएगा. तो ये डिफरेंट सिचुएशंस का ख्याल रखना जरूरी है. अब यहाँ पे आप देखो, सिंस 1969 नो वन वॉकड ऑन द मून, ये रॉन्ग क्यों है? कोई मुझे बता सकते हैं कि ये रॉन्ग क्यों है? आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स. सिंस 1969 nobody walked on the moon. अच्छा, इसमें शायद अभी तक आप लोगों को ना समझ आए. इसकी रीजन ये है कि जहां पर ना आपको एक फिक्स टाइम दिया हुआ है, सिंस 1969 का मतलब है कि लास्ट टाइम जो कोई बंदा गया था ना मून पे, वो 1969 में गया था, उसके बाद अभी तक कोई भी नहीं गया. तो दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज ट्रू टिल द प्रेजेंट, दैट इज ट्रू इन द प्रेजेंट मोमेंट, कि अभी तक उसके बाद कोई और नहीं गया. तो आप ऑब्वियसली हैज का इस्तेमाल करोगे. ठीक है, हालांकि 1969 कितनी पुरानी बात है. तो ये भी आप एक चीज नोट कर लो कि सेंस का इस्तेमाल जहां पे आता है ना, आपको एक फिक्स टाइम रेफरेंस दे दिया जाता है एंड दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट अंडर क्वेश्चन इज स्टिल ट्रू इन द प्रेजेंट मोमेंट, तो वहां पे भी आप हैज का इस्तेमाल प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हो. भाई रेहान अहमद, सेंस नहीं आएगा तो आपके ख्याल में क्या आएगा? खाली 1969 आएगा? हाँ, ये हो सकता है कि इन 1969 nobody went on the moon, that would be grammatically correct. वो उससे फिर ये समझ में आता है कि शायद 1969 से पहले भी हर साल कोई ना कोई चांद पे जाता था, और 1969 के बाद भी हर साल कोई ना कोई चांद पे जाता रहा है. सिर्फ 1969 ऐसा साल है जिसपे कोई चांद पे नहीं गया. उस सेंटेंस का मतलब ये बनेगा. अगर मैं सिंपली लिखती हूँ ना कि इन 1969 nobody went on the moon, उसका मतलब ये बनता है. सो इन दिस वन सेंटेंस आप नोट करो कि दो डिफरेंट सेंटेंसेस में, दो डिफरेंट टेंसेस के इस्तेमाल में जमीन और आसमान का फर्क है उनके मीनिंग में, राइट. तो इसलिए देखो, हाँ, टिल 1969 भी ठीक हो सकता है. टिल 1969, फिर उसमें आप हैज का इस्तेमाल नहीं कर सकते रेहान, उसमें आप हैड का इस्तेमाल कर सकते हो. टिल 1969 नो वन हैड गोन टू द मून, राइट. क्योंकि वो आप पास्ट के पास्ट की बात कर रहे हो. अब 1969 भी पास्ट है और उससे पहले वाला टाइम भी पास्ट बन चुका है. इसकी फर्दर एग्जांपल्स भी मैं आपको आगे देती हूँ. अभी आप जब पास्ट परफेक्ट की बात करोगे ना, तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट. अब आपके पास है जी पास्ट परफेक्ट. अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के अंदर फर्क क्या है? ठीक है, अब दोबारा से एक दफा प्रेजेंट परफेक्ट को रिवाइज करो. प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको कहा कि जी वो एक्शन जो है दैट स्टार्टेड इन द पास्ट बट दैट इज स्टिल एप्लीकेबल और ट्रू इन द प्रेजेंट मोमेंट. तो फिर हमें पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? वो जरूरत हमें इसलिए है बिकॉज इन पास्ट परफेक्ट
we might be talking about a situation in which two simultaneous actions are involved and they both happened in the past. पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में फर्क क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट में आप कहते हो स्टार्ट तो पहले हुआ था लेकिन अभी तक एप्लीकेबल है. पास्ट परफेक्ट आप ज्यादातर उन सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हो जब आपके पास दो एक्शंस हैं, दोनों पास्ट की एक्शंस हैं और दोनों डिफरेंट टाइम्स पे कंप्लीट हुए हैं, तो आप उनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए कि पहले कौन सा हुआ और बाद में कौन सा हुआ, आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हो. इट almost always, not always but almost always involves two actions both occurred at different times in the past. दोनों different times पे हुए लेकिन दोनों past में हुए. ठीक है. अब इसमें आप has या have की जगह had का इस्तेमाल करते हो और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हो. राइट. एक चीज और याद रख लो अच्छे तरीके से कि जब भी has, have, had जब भी ये अकेले इस्तेमाल होंगे और इनके साथ बीन का वर्ड नहीं होगा तो हमेशा हमेशा इनके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी. कभी भी इनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लग सकती, कभी भी सेकंड नहीं लग सकती, हमेशा थर्ड. हाँ, अगर हैज बिन, हैव बिन, हैड बिन हो तो फिर ऑब्वियसली उसके साथ आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी इस्तेमाल करते हो. उसकी बात भी हम बाद में डिटेल में करेंगे. अच्छा, अब आप एक सेंटेंस देखो अपने सामने. व्हेन द एम्बुलेंस अराइव्ड, मैं आपको ये जरा मार्क करके बता देती हूँ. When the ambulance arrived, the patient had already taken his last breath. Now, if you notice in this particular sentence, मैंने सेंटेंस के एक पार्ट में तो had प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की है, दूसरे में नहीं की. आप नोट करो कि सेंटेंस का जो एक पार्ट है वो सिंपल पास्ट में है. When the ambulance arrived, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी कि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है यहां तक. ठीक है. When the ambulance arrived, the patient had already taken. Now this is the use of past perfect, had plus third form of verb. अब इसके अंदर आप डिफरेंशिएट किस तरह से करते हो कि पहले कौन सा हुआ और बाद में कौन सा हुआ. जो पहले हुआ वो एक्शन होता है ना, उसमें आप had प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हो, यानी कि पास्ट परफेक्ट का जो पार्ट आपने पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ है वो पहले हुआ और जो आपने सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है वो बाद में हुआ. अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या बनता है कि जब एम्बुलेंस आई, पेशेंट जो है वो ऑलरेडी अल्लाह को प्यारा हो चुका था. ठीक है, वो ऑलरेडी अपनी आखिरी सांस ले चुका था. सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट कि आपका कौन सा एक्शन जो है वो पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, बिकॉज दैट कैन कंप्लीटली ऑल्टर द मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस. अगर आप इनको ऑल्टरनेटिवली लिख दोगे ना तो वो गलत हो जाएगा. ठीक है. दूसरी एग्जांपल आप देखो, द मैच हैड स्टार्टेड, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट का है ये वाला पार्ट. व्हेन आई टर्न्ड ऑन द टीवी, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये सिंपल पास्ट का है. इसका मतलब क्या बनता है कि मैच पहले से स्टार्ट हो चुका था, टीवी मैंने बाद में ऑन किया. तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जब मैंने टीवी ऑन किया मैच जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था. ठीक है. अब आप सामने दो और एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं एंड यू नीड टू नोटिस द डिफरेंस बिटवीन दोस टू. आई स्टार्टेड टू कुक, अब ये कौन सा है, ये सिंपल पास्ट है. ठीक है, ये है सिंपल पास्ट. When the guests arrived, now this is also simple past. इस सेंटेंस का मतलब क्या बनता है, when the guests arrived, जब मेहमान पहुंचे, I started to cook, मैंने खाना पकाना शुरू कर दिया. ठीक है. सो इसका मतलब ये है कि the moment the guests arrived, at exactly that moment I started to cook, not before that, not after that. बस जैसे ही वो पहुंचे मैंने खाना पकाना शुरू कर दिया. In the second sentence, I had started to cook, had plus third form of verb, जिसका मतलब है कि ये past perfect है. ठीक है. When the guests arrived, this is simple past. तो इसमें क्या मैंने अभी आपको बताया था कि जो पास्ट परफेक्ट वाला पार्ट होता है दैट इज द अर्लियर एक्शन और जो सिंपल पास्ट का होता है वो बाद वाला होता है. व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, आई हैड स्टार्टेड टू कुक, यानी कि मैंने पहले ही खाना पकाना शुरू कर दिया था. अब आप नोटिस करो कि ये दोनों सेंटेंसेस हैं पास्ट की. इसमें भी आप देखो सारा माजी की बात हो रही है, इसमें भी आप देखो सारी माजी की बात हो रही है. बट इवन विद इन द पास्ट, when two separate actions are involved, it is very very important to
you know, to make it clear that whether they happened at the same time, whether one of them happened before the other one, and if one of them happened before the other one, which specific part of the sentence is pointing to that. ठीक है, तो इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है. अब अगर मैं कहती ना, अच्छा उसकी एग्जांपल्स आगे हैं आपके पास. अब इसमें आप एक्सेप्शंस देखो. I went to the academy and attended the class. अब ये दो अलग अलग एक्शन जरूर है कि मैं एकेडमी गई और मैंने क्लास ली. इनमें डेफिनेटली एक पहले हुआ और एक बाद में हुआ. इसमें मैंने ऐसा क्यों नहीं किया कि मैंने एक में पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल और एक में सिंपल पास्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया. इसमें अगर आप नोटिस करो तो मैंने दोनों में सिंपल पास्ट का इस्तेमाल किया. उसकी रीजन ये है कि सम सेंटेंसेस और सम एक्शंस दे आर बाय डिफॉल्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ठीक है, अब ये यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है कि इंसान पहले एकेडमी जाता है फिर ही क्लास लेता है. ऐसा नहीं होता कि पहले क्लास ले ली उसने और वो पहुंचा एकेडमी बाद में. ठीक है, अगर ये ऑन कैंपस क्लासेस की बात हो रही है. ठीक है, अब ये ना हो एक क्लास को आप ऑनलाइन बना दो और एकेडमी को आप कैंपस बना दो. So in this particular situation, because the sentence is pretty much self-explanatory, you do not need to use the past perfect. एक बात और याद रख लो, अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लो कि पास्ट परफेक्ट का अननेसेसरी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सिर्फ जहां पे आपने डिस्टिंग्विश करना है दो डिफरेंट एक्शंस को which happened at two different times, वहां पर जरूर इस्तेमाल करो. लेकिन अननेसेसरीली हर जगह हैड और थर्ड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है. अच्छा, दूसरी एग्जांपल देखो. आई प्लग्ड इन माय लैपटॉप बिफोर आई स्टार्टेड द प्रेजेंटेशन. इसमें भी मैंने दोनों में सिंपल पास्ट का इस्तेमाल किया है. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो है वो वर्ड बिफोर है, which is inherently delivering the meaning that one of the actions happened before the other one. ठीक है, तो जो बिफोर के बाद वाला आता है ना वो ऑब्वियसली पहले हुआ होता है. ठीक है, नहीं सॉरी, जो बिफोर से पहले आता है वो पहले हुआ होता है. आई प्लग्ड इन माय लैपटॉप बिफोर आई स्टार्टेड द प्रेजेंटेशन. कि प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने अपना लैपटॉप जो है वो प्लग इन कर दिया था. तो सिंस आपके पास ऑलरेडी जो कनेक्टिंग वर्ड है वो अपने मीनिंग को क्लियर कर रहा है, आपकी इंटेंशन को क्लियर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे भी अननेसेसरीली जरूरत नहीं है पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करने की. The sequence of events is already obvious, so there's no need of past perfect. नेक्स्ट आपके पास है जी फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट में भी आप सिंपली वही हैज हैव का इस्तेमाल करोगे, लेकिन विल के साथ कभी भी हैज नहीं आता. विल के साथ हमेशा हैव आता है. ठीक है, विल हैव रिगार्डलेस ऑफ द सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, जो भी दुनिया की एग्जांपल है, विल के साथ हैज नहीं आता. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो. अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट जो है ना वो किसी भी ऐसे इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं which is expected or planned to happen before a time of reference in the future. जब आपके पास फ्यूचर के एक स्पेसिफिक टाइम पर रेफरेंस है, कल शाम तक, परसों तक, अगले महीने के XYZ टाइम तक, 2024 तक, ठीक है, 2025 से पहले, 2030 से पहले, ठीक है, अगली सेंचुरी से पहले. सो ऑल ऑफ दीज आर टाइम रेफरेंसेस फ्रॉम द फ्यूचर. तो जब आप उस रेफरेंस के मुकाबले में एक एक्शन की एक प्रिडिक्शन देते हो, एक एक्सपेक्टेशन होती है, एक प्लान होता है दैट दिस पर्टिकुलर एक्शन वुड हैव बीन डन बिफोर दैट पर्टिकुलर टाइम, तो उसमें आप विल हैव का इस्तेमाल करते हो. राइट, इसकी एग्जांपल्स आप देखो. आई विल हैव यूज्ड ऑल ऑफ द एमबीज बाय टुनाइट. कि आज रात तक मैं अपने सारे के सारे एमबीज जो हैं वो खर्च कर चुकी होंगी. अब आप इसकी जगह सिंपली ये भी कह सकते थे कि I will use all of my MBs by tonight, but there is a slight difference, there is a subtle difference between the meaning, between the sense of these two. ठीक है, मैं कर चुकी होंगी is rather more certain. ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा certain है कि मैं जो है वो उस वक्त तक हर हाल में कर चुकी होंगी. ठीक है, उस वक्त तक मेरा ये एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा. You will have finished all of the grammar by the end of the week, which is true क्योंकि आपके सिर्फ prepositions रह गए. Right? I will have completed my assignment till Saturday. I will have watched XYZ episodes of this show by tomorrow morning. I will have cooked the meal before you arrive. तो इसके अंदर आपका रूल क्या है? Will have third form. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर
जब आपको एक टाइम रेफरेंस दिया हुआ होता है, उससे पहले एक सर्टेनिटी होती है कि ये एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा. तो बेसिकली द चुका होगा इन उर्दू इज योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट. उसके बाद आ जाते हैं जी आपका, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, हमने जी सिंपल प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर ऑल थ्री आर डन. Progressive, present, past, and future, all three are done. Perfect, present, past, and future, all three are done. Before we start the perfect continues, you can ask me any questions if you have from the 9 tenses we have already done. Mehek Imtiaz, which sentence you're asking about? कौन से sentence की बात कर रही हैं आप कि ये sentence सही है या नहीं है? ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, वैसे ये आपको पहले भी मिले हुए हैं, नए स्टूडेंट्स को भी आज मिल जाएंगे. चलिए, आई बिलीव यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट, तो हम लोग आगे चलते हैं जी परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर. अच्छा, अब ये थोड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन आ गई है कि जी परफेक्ट भी है, सॉरी, परफेक्ट भी है यानी कि कंप्लीटेड भी है, और कंटिन्यूस भी है यानी कि इन एक्शन भी है. तो ये थोड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है. इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? इसका इस्तेमाल बेसिकली हम लोग तब करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट an action that again started in the past, but instead of being a one time action, it spanned over a particular period of time. प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमने जिन एक्शंस की बात की थी वो स्टार्ट पास्ट में हुए, वो कंप्लीटेड एक्शंस थे, बट दे वर ट्रू इन द प्रेजेंट मोमेंट. इन कंट्रास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है? ये एक ऐसा एक्शन होता है जो स्टार्ट हुआ पास्ट में, लेकिन ये एक वन टाइम एक्शन नहीं था. ये 2 दिन चलता रहा, या 2 घंटे चलता रहा, या 3 दिन चलता रहा. वो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम आपको दिया हुआ होता है हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर. ठीक है, इट स्टार्टेड इन द पास्ट बट कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट. एक चीज इसके बारे में ये है कि इट लास्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. दूसरी कंडीशन इसके बारे में ये है कि ये प्रेजेंट में भी कंटिन्यूड है, ये प्रेजेंट में भी एप्लीकेबल है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग ट्रू इन द प्रेजेंट एंड कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट? पिछले हमने जितने भी सेंटेंसेस की बात की, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान हैज लॉस्ट द T20 वर्ल्ड कप, हार गया है भाई, एक्शन कंप्लीट हो गया. ठीक है, उसका मतलब ये था कि वो प्रेजेंट सिचुएशन में ट्रू है, यानी कि उसके बाद कोई और T20 वर्ल्ड कप अभी तक नहीं हुआ, और उसके बाद दोबारा से भी पाकिस्तान अभी तक नहीं हारा या जीता, राइट. लेकिन वो एक्शन कंप्लीटेड था कि हार गया है. ठीक है, इन कंट्रास्ट जब आप परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हो तो आपका एक्शन जो है वो अभी तक चल रहा होता है. उसकी अभी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी तो आपको समझ आएगी कि किस तरीके से चल रहा होता है. फॉर एग्जांपल, देयर इज द सेंटेंस दैट शी हैज बीन ट्राइंग टू गेट वीजा फॉर 2 years. अब इसके अंदर पहली कंडीशन यहाँ पर पूरी हो गई है जब मैंने लिखा फॉर 2 years. ठीक है, नाउ दिस पर्टिकुलर एक्शन हैज स्पैन्ड ओवर टाइम पीरियड ऑफ 2 years. 2 साल से ट्राई कर रही है कि वीजा मिल जाए, कर रही है यानी कि अभी भी कर रही है. ठीक है, शी हैज बिन ट्राइंग टू गेट वीजा फॉर 2 years. अब यहाँ पे आप अगर ये कंटिन्यूज है तो आप इज का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? द क्वेश्चन इज दैट. ठीक है, कि अगर मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोई भी जो ऑन गोइंग एक्शन होता है और प्रेजेंट का होता है उसमें आप सिंपली इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हो, तो इस सिचुएशन में क्यों नहीं कर सकते? उसकी मल्टीपल रीजन है. उसके रीजन नंबर 1 ये है कि दिस एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट. 2 साल से ट्राई कर रही है, यानी कि अभी अगर 2022 है तो वो 2020 से ट्राई कर रही है. ठीक है, कंडीशन नंबर 2 इज कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने आपको बताया था कि दैट पर्टिकुलर एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड इज नॉट कंप्लीटेड. जबकि ये जो एक्शन है ये किसी एक मोमेंट का एक्शन नहीं है, ये फैला हुआ है जी 2 साल के टाइम पीरियड के ऊपर. ठीक है, 2 साल से वीजा लेने की कोशिश कर रही है. एंड द थर्ड वन इज कि अभी तक ऑब्वियसली ये वाला एक्शन जो है ये एप्लीकेबल है. तो इन दो सिचुएशंस को जब आप लिखोगे ना तो आपने डिस्टिंग्विश खुद करना है और उसके अकॉर्डिंगली अपना टेंस इस्तेमाल करना है. ठीक है, रहा है रही है से धोखा नहीं खाना. You also need to consider the situation. You also need to be very careful about the meaning you want to deliver. I have been planning
टू स्टार्ट अ बिजनेस फॉर अ वाइल। अब इसके अंदर भी फॉर अ वाइल का फ्रेज आ गया है, तो इसका मतलब है कुछ अरसे से या कुछ देर से मैं प्लान कर रही हूँ बिजनेस स्टार्ट करने का। ठीक है, तो आई एम प्लानिंग नहीं आएगा, आई हैव बिन प्लानिंग आएगा, बिकॉज अ टाइम पीरियड, रेफरेंस ऑफ टाइम इज गिवन, there is a time period involved, and the action started in the past, right? They have been conspiring to instigate a civil war in our country. Of course, India की बात हो रही है कि they have been conspiring to instigate a civil war in our country. अब इस सेंटेंस के अंदर नोट करो, इसके अंदर आपको टाइम रेफरेंस नहीं दिया हुआ। तो जब इस तरह का कोई सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ आएगा और टाइम पीरियड अगर आपको नहीं भी दिया होगा, तो ऑटोमेटिकली आपने समझ जाना है कि ये कुछ अरसे पहले उन्होंने कॉन्स्पायर करना स्टार्ट किया और वो अभी तक कॉन्स्पायर कर रहे हैं, राइट? तो इसका एक हैक ये है सिंपल सा, कि आपके करंट अफेयर्स के पेपर में ये वाली लैंग्वेज बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है। आपकी जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, जो करंट अफेयर्स हैं, उनके अंदर ज्यादातर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि ना तो एग्जैक्ट उस मोमेंट के ऊपर वो इवेंट्स हो रहे होते हैं, ना वो इवेंट्स इतने पुराने होते हैं कि आप उनके लिए सिंपल पास्ट इस्तेमाल कर सको। ठीक है, वो बस ऑन गोइंग टाइप भी होते हैं और वो कुछ अरसे से चल रहे होते हैं। तो करंट अफेयर्स के अंदर आप सबसे ज्यादा ये वाला टेंस इस्तेमाल करते हो। सेंटेंस नंबर 4 इज दे हैव बीन प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट सिंस 2007। अब 2007 कितनी पुरानी बात है, लेकिन व्हाट वी वांट टू इम्प्लाई इज दैट दे आर स्टिल प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट। 2007 में शुरू की थी, 2007 से अभी तक खेलते भी रहे हैं और अभी भी खेल रहे हैं। तो इस सेंटेंस की उर्दू से ट्रांसलेशन करते हैं, क्या बनती है? उर्दू ट्रांसलेशन ये बनती है कि हम 2007 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहे हैं, राइट? सो इसके अंदर जिस भी सेंटेंस में सिंस या फॉर एंड टाइम रेफरेंस आएगा, वहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करोगे, राइट? और सिंस और फॉर के इस्तेमाल में फर्क क्या है, ये अपनी नोटबुक्स पकड़ो आप और उस पर आप नोट डाउन करोगे कि सिंस और फॉर के अंदर फर्क क्या है। सिंस जो है वो आप हमेशा तब इस्तेमाल करते हो व्हेन अ स्पेसिफिक टाइम इज गिवन। स्पेसिफिक टाइम मींस आप क्लॉक के ऊपर से एग्जैक्ट टाइम बता रहे हो, 7 बजे से, 8 बजे से, 9 बजे से, जब भी सिंस, या फिर साल भी स्पेसिफिक आपको गिवन है, या आपको मंथ भी स्पेसिफिक गिवन है। ठीक है, स्पेसिफिक मोमेंट, स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक मंथ। ठीक है, उसके अंदर जो भी चीज स्पेसिफिक होगी उसके साथ आप सिंस का इस्तेमाल करोगे। सिंस 1969, सिंस 2007, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, राइट? दीज आर ऑल फिक्स्ड टाइम्स। लेकिन जहां पे भी आप टाइम पीरियड की बात करोगे, अगर मैं कहती हूँ कि मैं ये लेक्चर 8 बजे से पढ़ा रही हूँ, तो मैं सिंस 8 PM बोलूंगी। अगर मैं कहती हूँ कि मैं ये लेक्चर 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो 1 घंटा इज नॉट अ फिक्स टाइम, इट इज अ टाइम पीरियड। 1 घंटे से पढ़ा तो एक फॉर 1 आवर। ठीक है, फिर आप सिंस 1 आवर नहीं लिखोगे, आप फॉर 1 आवर लिखोगे, राइट? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। आई हैव बीन डूइंग XYZ थिंग फॉर 10 years। लेकिन अगर मैं 10 years की बजाय बोलती हूँ 2012, तो 2012 के साथ मैं सिंस इस्तेमाल करूंगी, राइट? द एग्जैक्ट टाइम सिंस, टाइम ड्यूरेशन और टाइम पीरियड फॉर। उसके बाद आ जाती है जी आपके पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आप क्या करते हो? इट शोज दैट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट कंटिन्यूड अप। अब यहाँ पे फर्क बहुत गौर से देख लो कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या फर्क है। प्रेजेंट परफेक्ट में एक एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, it spanned over a period of time and it is still continued in the present। पास्ट परफेक्ट के अंदर दो कंडीशन सेम है, प्रेजेंट परफेक्ट की जैसी है, कि ये भी पास्ट में स्टार्ट हुआ, it also lasted for a particular period of time, it continued for a particular period of time, but the difference between present perfect and past perfect is that the action of present perfect is still continued in the present। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट का एक्शन होता है वो पास्ट में शुरू होके एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से गुजर के पास्ट के अंदर ही एक और टाइम पे खत्म हो जाता है। समझ आई इस बात की? फॉर एग्जाम्पल सिंस 2007 के रेफरेंस के साथ अगर मैं प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रही हूँ, माई एक्शन इज कंटिन्यूड इवन नाउ, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन अगर कोई एक्शन 2007 से शुरू होके 2015 में खत्म हो गया,
तो वहां पे पास्ट परफेक्ट आएगा। ठीक है, जो दोनों एक्शन है आपके, सॉरी, जो दोनों आपके टाइम रेफरेंसेस हैं वो पास्ट के हैं, एक्शन एक ही है, लेकिन अब यहाँ पे एक और कंपैरिजन बनता है आपका। थोड़ी देर पहले हमने बात की पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट में आप देखो वहां पे ना, वी वर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट एक्शंस, दोनों पास्ट के थे, दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के थे, राइट? लेकिन वो वन टाइम एक्शंस थे। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टार्टेड टू कुक व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, आई हैड स्टार्टेड टू कुक व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। नोट करो, दोनों वन टाइम एक्शंस है और दोनों दो अलग अलग एक्शंस है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट की, वहां पर आपके पास एक्शन एक ही है, दो नहीं है। नंबर टू, वन टाइम थिंग नहीं है, वन टाइम एक्शन नहीं है, एक एक्शन है जो एक पर्टिकुलर पीरियड तक फैला हुआ था, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर फैला हुआ था। ठीक है, so this is how you differentiate between different tenses, and you make your sentence accordingly to deliver the right intention and the right meaning. तो बहुत सारी सेंटेंसेस जो है ना वो ग्रामेटिकली रूल्स वाइज करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर उनको आप गलत सिचुएशन में, गलत कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करोगे तो जितने मर्जी ग्रामेटिकली करेक्ट हो, गलत, राइट? अच्छा, उसके बाद इसमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर सिंपली आप हैज या हैव बीन को रिप्लेस कर देते हो हैड बीन के साथ। ठीक है, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम 2001 to 2007. Now you have two different time references. Number one is 2001, number two is 2007. You have an action that started in the past as well as ended in the past. इसमें आप इस्तेमाल करोगे has been या have been की जगह had been. Again, first form of verb plus ing. अच्छा, इसमें आप देखो, यहां से आपका थोड़ा सा एक्टिव एंड पैसिव का भी हिंट है आपके पास। देयर इज अ सेंटेंस, इसको अच्छी तरीके से नोट कर लो। ऑल द चोर्स विल हैव डन बाय द इवनिंग। व्हाई इज दिस सेंटेंस रॉन्ग, जी आप बताओगे? चोर्स आपको पता है ना, टास्क को कहते हैं, काम काज को कहते हैं। ऑल द चोर्स विल हैव डन बाय द इवनिंग, इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा आपके ख्याल में? If none of you is going to answer, I'll name someone. Exactly. Mehak Imtiaz, your answer is correct. Exactly. All the chores will, I think जो आपके टेस्ट में भी था और मैंने आपको चेक करके भी दिया था, all the chores will have been done. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आते हैं कि मैंने आपको किसी एक भी टेंस में ना अभी तक ये नहीं बताया कि been के साथ भी थर्ड फॉर्म आ सकती है। मैंने आपको दो सिचुएशंस बताई, एक ये कि सिंपल हैज हैव साथ थर्ड फॉर्म। दूसरी सिचुएशन मैंने आपको ये बताई कि अगर हैज बिन या हैव बिन आता है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो अभी हमने अपना रूल क्यों तोड़ा है? हमने हैव बिन के साथ थर्ड फॉर्म क्यों लगाई है, हैव बिन डन? उसकी वजह है जी आपके पास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बेसिकली हमने टेंसेस के साथ इसलिए रखे हैं so that it becomes clear that how the rules of tenses can be violated or broken when you are saying your sentence in a different voice. तो तीन चीजें याद रखनी है। एक तो इम्पोर्टेंट है जी, ग्रामर, ग्रामर वाइज आपका सेंटेंस करेक्ट हो, राइट टेंस यूज किया हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है राइट मीनिंग डिलीवर किया हो, उसमें ऑब्वियसली आपका टेंस मैटर करता है कि आप कौन सा इस्तेमाल करोगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वॉइस, कि आपने वॉइस कौन सा इस्तेमाल किया है, एक्टिव वॉइस इस्तेमाल किया है, ये पैसिव वॉइस इस्तेमाल किया है। अब ये दोनों वॉइसेस क्या हैं? बेसिकली वॉइस रिफर्स टू द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट इंडिकेट्स व्हेन अ ग्रामेटिकल सब्जेक्ट इट परफॉर्म्स द एक्शन और इट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। अब इसका क्या मतलब है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैं ये क्लास पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं ये क्लास पढ़ा रही हूँ, तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं। या तो मैं डूअर हूँ, ठीक है, एक्शन परफॉर्म मैं कर रही हूँ, या फिर हम बात आपको रेफरेंस बना के कर सकते हैं, क्लास को रेफरेंस बना के। ठीक है, आई एम टीचिंग द क्लास इज बीइंग टॉट बाय मी। तो दो तरह से एक ही सेंटेंस को आप डिलीवर कर सकते हो। तो उसमें ऑब्वियसली जब आप उस सेंटेंस को चेंज करते हो, उसमें आप रेफरेंस डिफरेंट बना लेते हो, तो आपका
आपकी ग्रामर भी चेंज होती है उसके अंदर। वो किस तरीके से होती है, हम वो सारे टेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग देखेंगे। When a sentence is written in the active voice, the subject performs the action. For example, I am teaching the class, I am the subject, and the class is object, and teaching is my verb or action, right? जबकि passive voice में क्या होगा, subject receives the action, ठीक है? receive किस तरह से करता है कि the class is being taught by me, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने जो है वो एक्शन रिसीव किया है, taught by me। तो इसको जब आप अपने रेगुलर टेंसेस से आप डेविएट किस तरीके से करते हो, और एक रेगुलर सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस जो है वो जब पैसिव में चला जाता है तो उसके रूल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो आप इसमें देखोगे। सिंपल प्रेजेंट की एक एग्जांपल है आपके पास, रिपोर्टर्स राइट न्यूज रिपोर्ट्स। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, न्यूज रिपोर्ट्स, राइट की जगह आ जाएगा आर रिटन, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट का आ गया आर, लेकिन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई आर रिटन बाय रिपोर्टर्स, ठीक है? इसमें आप नोट करो, मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद एक चार्ट भी दिखाया था एक्टिव पैसिव का, जो मैं अभी आपको दोबारा भी दिखा देती हूँ। लेकिन आप नोट करो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है न्यूज रिपोर्ट्स फर्स्ट सेंटेंस में, वो अब दूसरे सेंटेंस में स्टार्ट में आ गया, वो अब सब्जेक्ट बन गया, ठीक है? आर रिटन बाय रिपोर्टर्स, ठीक है? क्योंकि आपने एंड पे, अगर आप सब्जेक्ट को एंड पे ले गए हो तो ऑब्वियसली बाय का वर्ड ऐड करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और एंड पे आप क्या करोगे, एक चीज आपने याद रखनी है, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे जो पैसिव के सेंटेंसेस होते हैं उसमें आप हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हो। हेल्पिंग वर्ब चेंज होता रहता है, लेकिन फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो थर्ड इस्तेमाल होती है इन ऑल द टेंसेस। पास्ट सिंपल में आप देखो, दे बॉट अ फेमस क्लोथिंग ब्रांड, they bought what, they bought a famous clothing brand, which means famous clothing brand is your object. Now that object will come at the start of the sentence, a famous clothing brand। क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस था तो आप हेल्पिंग वर्ब पास्ट का इस्तेमाल करोगे was। अब नोट करो कि आप यहाँ पे डिड नहीं इस्तेमाल करें, ऐसा ना हो कि सिंपल प्रेजेंट से पैसिव में जाओ तो फौरन से रट्टा लगा हुआ याद करो कि जी पास्ट जो सिंपल था उसका हेल्पिंग वर्ब डिड था तो मैं फटाफट डिड लगा देता हूँ। नो, दैट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। क्या आएगा, इज या वॉज आएगा, ठीक है? अ फेमस क्लोथिंग ब्रांड वॉज बॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, by them। I started a new business last year, I started what, a new business last year, a new business was started by me last year। एक और चीज नोट करो कि सब्जेक्ट जो है ना आपका वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाता है। आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, मी, ठीक है? दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, देम। तो आप सब्जेक्टिव फॉर्म को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करोगे, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था उसको सेंटेंस के स्टार्ट में ले आओगे, जो ओरिजिनल सब्जेक्ट था उसको बाय लगा के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे और बीच में एक हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल टेंस। She purchased a number of furniture items, she purchased what, a number of furniture items। So a number of furniture items were, क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, मल्टीपल आइटम्स इन्वॉल्व हैं, were purchased by her, right? फ्यूचर सिंपल में क्या करती हूँ, I will start a new business will be started by me, ठीक है? रेगुलर हमने क्या कहा था कि will be के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing आता है, लेकिन जहां पे आप देखो will be के साथ आप थर्ड फॉर्म लगा रही हो क्योंकि सेंटेंस पैसिव है। याद रखना कि कभी भी रेगुलर सेंटेंस के अंदर जब सब्जेक्ट शुरू में होता है वहां पे आप will be के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, वहां पे आपने will be के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing ही लगाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आओ, खतीजा इज बेकिंग अ केक इज, अगेन इज, लेकिन बीइंग, ठीक है? जो ओरिजिनली कंटिन्यूस का सेंटेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, उसमें आप फिर बीइंग की एडिशन करते हो। अ केक इज बीइंग बेक्ड। बार बार देखो, मैंने आपको शुरू में बता दिया कि सारे के सारे टेंसेस में ना पैसिव वॉइस के अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। A cake is being baked by Khadija। Past continues, I was reading a book when my phone rang। A book was being read by me when my phone rang।
Present perfect. I have already watched this movie. This movie has, अब आप नोट करो have की जगह has आ गया, क्योंकि I के साथ हम लोग have का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब किसी थर्ड पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट की बात होती है तो उसके साथ आप have का इस्तेमाल नहीं करते, अब has का इस्तेमाल करते हैं. So now since we're talking about the movie has become the subject, तो उसके साथ has आएगा. Has already been. अब जब भी आप रेगुलर परफेक्ट को पैसिव में कन्वर्ट करते हो तो आप बिन की एडिशन करते हो, हैड ऑलरेडी बिन वॉच्ड बाय मी. तो बीइंग जो है वो प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस को कन्वर्ट करने के लिए है, बिन जो है वो परफेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए. उसके बाद आप देखो पास्ट परफेक्ट को, ही हैड डिलीवर्ड द लेटर्स हैड बिन डिलीवर्ड बाय हिम. ठीक है, so this is all about the active and passive voice. I'll again show you the chart. जी, ये चार्ट आप देख सकते हो अपने सामने, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है. ठीक है, रूल क्या है जी? आई राइट अ लेटर. आई वॉज योर सब्जेक्ट, राइट वॉज योर वर्ब एंड लेटर वॉज योर ऑब्जेक्ट. जब आपने कन्वर्ट किया पैसिव में तो क्या हुआ कि लेटर आपका सब्जेक्ट बन गया, सॉरी, लेटर जो है वो आपका सब्जेक्ट बन गया, इज रिटन बाय मी, राइट. नीचे आप देखो सारे के सारे टेंसेस का आपको सेंटेंस बना के दिया हुआ है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, ये सारे मैंने आपको वैसे बना के दे दिए हैं. एक कोई रह गया होगा तो वो है जी ये मॉडल वाले सेंटेंसेस. मॉडल का मतलब होता है जिनका कोई स्पेसिफिक टेंस नहीं होता लेकिन एक मूड होता है सेंटेंस का. फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट राइट अ लेटर, कि जरूरी है, मुझे जरूर लेटर जो है वो लिखना चाहिए. तो a letter must be written by me. I should have written a letter. A letter should have been written by me. ठीक है, बाकी सारी की सारी टेंसेस जो है वो मैंने आपको एक्टिव और पैसिव के अंदर करवा दिए. So I hope everything is clear about this particular lecture. There was one student, what was her name? If she can please raise her hand. उनसे मैंने specifically पूछना है if she is clear about the tenses and the sentence structure. जी, Abida, what do you want me to explain? एक्टिव पैसिव वॉइस करेक्शन के अलावा ऐसे राइटिंग, यार डेफिनेटली आप देखो, आप बुक्स पढ़ो अगर सलमान, तो यू विल नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द कंटेंट व्हिच इज रिटन इन द बुक्स इज इन पैसिव. ज्यादातर आप देखो, फॉर एग्जांपल आप रेगुलर अपनी न्यूज देख लो. फॉर एग्जांपल आप कहते हो रिसेंटली आप अपने फ्लड्स की बात करते हो तो आप कहते हो अ ह्यूज पार्ट ऑफ द लैंड हैज बीन वॉश्ड अवे बाय द फ्लड्स. ठीक है, तो आप ये नहीं कहते कि फ्लड्स हैव वॉश्ड अवे अ ह्यूज पार्ट ऑफ द लैंड, वो भी होता है लेकिन बहुत कॉमनली. और आई थिंक पैसिव एक्सप्रेशन, राइटिंग एक्सप्रेशन इज फार मोर इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल इन कंपैरिजन टू द सिंपल एक्टिव. बहुत इस्तेमाल है इसका. अच्छा, when we use let in passive voice, for example, if you could please give me a sentence. तब meanwhile if somebody else has any question, आप वो पूछ सकते हो until Abida comes up with a sentence. अच्छा, let the door be opened. Simply, Nasir Bangish, open the door को आप लिखोगे let the door be opened, right? जिसमें ये बेसिकली एक एग्जांपल है ओपन द डोर. इसमें ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, राइट? या आप एक ऑर्डर दे रहे हो, या आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हो, या आप एक सजेशन दे रहे हो. तो इन द सेंटेंसेस लाइक दीज, जहां आपके पास ओरिजिनली कोई टेंस क्लियर होता ही नहीं है, कोई डू डिड एम आर आपके पास ओरिजिनल सेंटेंस के अंदर होता ही नहीं है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए ना फिर आप शुरू में लेट लगा देते हो. ठीक है, लेट द डोर बी ओपन्ड. तो जितने भी इस तरह के सेंटेंसेस होंगे जिनमें आप कोई रिक्वेस्ट करते हो, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बेसिकली, जिनमें आप रिक्वेस्ट करते हो, सजेशन देते हो, ऑर्डर करते हो, तो उनको आप इस तरीके से कन्वर्ट करोगे. मैंने आपको बताया है महक कि जब आपने पास्ट में एक रिपीटेटिव एक्शन की बात करनी होती है ना, तो आप यूज्ड टू इस्तेमाल करते हो. आई एम राइटिंग दैट इन द चैट बॉक्स, यूज्ड टू.
ठीक है, शी used to go for a walk every morning. ठीक है, she used to go for a walk every morning. और इसमें भी used to के बाद आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हो. ठीक है, used to के बाद आप सेकंड फॉर्म नहीं यूज करते, आप फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. अच्छा, सलमान अली इज आस्किंग द टेंसेस को. सलमान, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर टेंसेस. ठीक है, इसमें आप सी नहीं एस लगाते हो. अच्छा, टेंसेस को प्रैक्टिस करने और ऐसे राइटिंग में रेगुलर यूज करने का वे गाइड कर दें. ओके, अच्छा, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो सबसे बेसिक स्टेप होता है ना, वो तो यही करो कि आप ऑब्जेक्टिवली ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइजेस सॉल्व करो. शुरू में इसको ऑब्जेक्टिवली लेके चलो. ठीक है, जब अच्छी तरह सॉल्व कर लोगे, बहुत सारे सेंटेंसेस को करेक्ट कर लोगे, तो थोड़ी सी आपकी हैबिट बन जाएगी, ऑलरेडी आपके माइंड में थोड़े से बैठ जाएंगे. उसके बाद मैंने सोचा भाई कि एक कोई आपका लेक्चर जो है वो मैं एक पैराग्राफ राइटिंग पे रख दूंगी. आई विल गिव यू एन असाइनमेंट जिसमें आप एक पैराग्राफ लिखोगे अपने किसी भी फेवरेट टॉपिक के ऊपर, चाहे वो कोई स्टोरी है, चाहे वो कोई एक्सपीरियंस है, कुछ भी. ठीक है, जब आप वो पैराग्राफ लिखोगे तो आई टेल यू हाउ टू arrange your sentences, how to make your sentences structurally correct. और उसके बाद ऑब्वियसली ऐसे की क्लासेस भी हमारी अलग से शुरू